प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और आप सभी अपने अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। दोस्त, आप सभी को हम बतलाना चाह रहे हैं और बतलाएंगे कि सरकार बन चुकी है और सबसे पहला अगर काम देखा जाए सरकार का तो टीआरई पे ही होने वाला है। क्योंकि पिछले न्यूज़ से ये पता चला हुआ है कि सरकार ने अब क्या हो गया है जी, एकदम अग्रेसिव हो गया है टीआरई मतलब टीचरों के बहाली के लिए। तो अब आप सभी तैयारी में अपना एकदम बेजोड़ तरीक़ा से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है टीआरई 4 और टीआरई 5 आने में। ठीक है ना। तो बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप सभी तैयारी को एकदम स्टार्ट अपना कर लीजिए। आपको हम बतलाना चाह रहे हैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। बतलाना हम चाह रहे हैं आपसे कि आज से हम लोग ये जो एनसीईआरटी सीरीज जो है, ये एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जिसमें आपको हम बतला दें कि एनसीईआरटी सीरीज में हर एक चैप्टर का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और हम लोग इससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वे सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। साउंड और ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है, यस या नो? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। हाँ, यस सर, एकदम बेहतरीन ऑडियो और वीडियो। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास हम लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जी? साइंस के पोषण चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और न्यूट्रिशन चैप्टर के बाद जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा या वन शॉट चैप्टर होगा, लगभग 1 से 2 क्लास में चैप्टर प्रत्येक चैप्टर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री पे एक अंत करेंगे, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स, और उसके बाद से तब हम लोग किसे पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि पोषण बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर और मुख्य चैप्टर क्या होता है, तो पोषण होता है। और इसी पोषण से हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग तैयार हैं? अगर सभी लोग तैयार हैं तो एक बार थम्स अप दे दीजिए साई अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। अपने कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप थोड़ा सा लगा लीजिए कि यस सर, हम लोग तैयार हैं, हम लोग पेपर और पेन लेकर बैठ चुके हैं और पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक बन सकता है इस पोषण चैप्टर से और कौन कौन से टॉपिक मुख्य पॉइंट हो सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी कि सबसे पहला यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सप्रेस है। ये एनसीईआरटी क्या है जी, तो एक्सप्रेस है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से हम लोग आज इस क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए, तो साइंस के बारे में। साइंस को हम लोग पढ़ेंगे और यह टीआरई 4 के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो यह साइंस होगा 1 to 5 में भी साइंस, 6 to 8 में, 9 to 10 और 11 12 ये सभी हम लोग क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका करेंगे, जैसे PYQ हम लोग इसको करेंगे। ठीक है ना। तो तैयार हो जाइएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, जिसे न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, न्यूट्रिशन भी हम लोग कहते हैं। तो पोषण अगर देखा जाए तो पोषण एक क्या है, तो एक जैव प्रक्रम है। पोषण सबसे पहला एक क्या है, तो यह जैव प्रक्रिया है। यह क्या है भाई, तो यह जैव प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं, जो कोई भी जीव होता है, यह जीव अपने शरीर की वृद्धि, अपने शरीर की क्या करता है जी, वृद्धि और विकास के लिए, और क्या किसके लिए, तो और विकास के लिए क्या करता है, और विकास के लिए क्या करता है, तो भोजन को ग्रहण करता है।
चलिए, तो यहाँ पे क्या किया जाता है जी, तो विकास के लिए क्या किया जाता है जी, तो बाह्य रूप से क्या किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, तो ग्रहण किया जाता है। खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, तो ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो पोषण करते हैं। मतलब अगर अपने जीवन यापन के लिए, अपने शरीर के वृद्धि के लिए क्या किया जाए, बाहर से भोजन लिया जाए, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। सभी लोग जानते हैं इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पोषण की बात किया जाए तो ये पोषण जो होता है निम्न चरण में संपन्न होता है। अगर इसका चरण देखा जाए तो यह पहला चरण अगर देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, तो पोषण कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा चरण अगर देखा जाए तो इसे पाचन कहते हैं। मतलब पोषण के बाद से क्या करना है, तो पाचन करना है। तीसरा जो चरण होता है यह क्या करता है श्वसन होगा। कौन सा, तीसरा चरण इसका श्वसन होगा। और चौथा जो चरण होता है यह क्या करता है, तो उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पोषण हमने भोजन लिया, उसे डाइजेस्ट किया, उसे पचा लिए, पचाने के बाद से जो हमें क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था, श्वसन के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा और उससे हमें क्या मिलेगा, तो ऊर्जा मिल जाएगा, जिससे हमारा शरीर या तो वृद्धि और विकास करेगा, या इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचयी प्रक्रिया हो रहा है वह संपन्न होगा। और उसके बाद से जब यह सारा प्रक्रिया खत्म हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं और उसी अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है, तो बाहर निकाल जाता है। मतलब जो पोषण प्रक्रिया है ना, हम लोग कह सकते हैं कि यह निम्न चरणों में क्या होता है, तो संपन्न होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आता है कि आप जब पोषण हम लोग पढ़ लिए तो एक शब्द यहाँ पे आता है कि पोषक तत्व क्या है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेंगे कि पोषक तत्व क्या होंगे। तो अगर पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व में क्या हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, ये हमारा क्या है, तो पोषक तत्व है। ये वसा हमारा क्या है, तो पोषक तत्व है। यहाँ पे अगर विटामिन की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, तो पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन हो गया, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, इसके अलावा हमारा क्या हो गया जी, वसा तो लिख चुके हैं। खनिज होता है, खनिज भी हमारा क्या है, तो पोषक तत्व है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो जल भी हमारा क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जल भी क्या होता है, तो पोषक तत्व होता है। लेकिन इन सभी को दो भागों में बांट दिया जाता है। इस बात को भी आप सभी ध्यान रखेंगे कि इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मैक्रो होता है और दूसरा क्या होता है, तो पहला होता है मैक्रो, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या होता है जी, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यह माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये शरीर अधिक मात्रा में हमें चाहिए क्या, कितने मात्रा में जी, तो उच्च मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसकी मात्रा क्या होना चाहिए, उच्च मात्रा में आवश्यकता होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उच्च मात्रा में इसका आवश्यकता होता है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो यह निम्न मात्रा में आवश्यकता होता है, निम्न मात्रा में आवश्यकता होता है, ठीक है ना। मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचयी प्रक्रिया हो रहा है, जैसे विकास हो रहा है या वृद्धि हो रहा है या कोशिकाओं का जो जब रेप्चर होता है तो इसका मेंटेनेंस जो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके लिए यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब उच्च मात्रा में आवश्यकता होता है। जबकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ये क्या होता है, तो निम्न मात्रा में आवश्यकता होता है। अब इसमें क्या क्या है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, क्या क्या है भाई, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि गुरुजी वो वासा हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा अगर देखा जाए तो विटामिन को भी इसमें रखते हैं हम लोग, विटामिन होगा। चौथा अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन को रखा गया है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है, तो याद रखेंगे इसमें जल और क्या है, तो खनिज है, जल और क्या है, तो खनिज है ठीक है ना, क्या क्या है, तो जल और क्या है, तो खनिज है। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या? चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे जी आगे बढ़ा जाए।
चलिए, अब यहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है, उच्च मात्रा में आवश्यकता होता है, मतलब इसकी मात्रा हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए, ठीक है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसकी मात्रा क्या है, थोड़ा सा कम भी रहेगा तो हमारा शरीर उसे मेंटेन कर लेगा, लेकिन इसकी मात्रा क्या होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि यह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है यह इसमें क्या क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और इसके अलावा फास्फोरस होगा, और इसके अलावा क्या होगा, तो सल्फर होगा। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बन रहा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। चलिए, हो गया, इतना बात समझ में आया। अगर इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ना है जी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा कि इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन होगा। अगर इसका रेशियो अगर पूछा जाए, अगर इसका रेशियो पूछा जाए ना कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आप बताइएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है यह 1:2 और 1:1 होता है, ठीक है। इतना तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हो गया। आइए यहाँ पे, अगर इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह तुरंत ऊर्जा देता है। यह क्या करता है जी, तो तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक है ना। यह क्या है, तो तुरंत ऊर्जा देता है, मतलब ऊर्जा देने का काम, मुख्य काम इसका क्या है, तो ऊर्जा देना, ऊर्जा देना। अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर मान लेते हैं 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो यह कितना, तो 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी क्या करता है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये कितना, अगर 1 ग्राम अगर हम लोग 1 ग्राम अगर हम लोग क्या खाएं, अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो यह कितना किलो कैलोरी, तो 4.2 किलो कैलोरी हमें क्या करता है, तो हमें यह ऊर्जा प्रदान कर देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसी के आधार पर कहा जाता है कि अगर मनुष्य को देखा जाए तो लगभग 300 से 400 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अगर आवश्यकता देखा जाए तो प्रतिदिन कितना होता है जी, तो अगर प्रतिदिन की बात करें अगर हम लोग कि प्रतिदिन इसकी आवश्यकता तो 300 से कितना ग्राम, तो 400 ग्राम यह प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये तो बेसिक बातें हो गई कार्बोहाइड्रेट का, यह बेसिक बातें हो गया, लेकिन ये भी क्या है, तो यह एक बहुलक होता है। क्या है जी, यह बहुलक है, यह बहुलक होता है। अब बहुलक है तो यह किसका, इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर क्या होगा, मतलब इसका पूछा जाएगा आपसे कि एकलक क्या होगा, एकलक क्या होगा, तो इसे एकलक कहा जाता है, सैकराइड कहा जाता है। जिसका एकलक क्या होता है, तो प्यारे दोस्त यह सैकराइड को हम लोग क्या कहते हैं कि यह किसका, कार्बोहाइड्रेट का सैकराइड, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, तो यह एकलक है। इसी एकलक के आधार पर इस कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसका अगर वर्गीकरण आप जानेंगे तो इसका जो वर्गीकरण होता है इसको 3 वर्ग में बांटा जाता है। पहला जो होता है यह मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा अगर देखें तो यह दूसरा देखें तो यह डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है। और तीसरा जो होता है, यह तीसरा जो होता है इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब सैकराइड के आधार पर, सैकराइड के संख्या के आधार पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो एकलक होता है जिसे सैकराइड कहते हैं, इसकी संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्ग में बांट दिया गया।
प्यारे दोस्त क्या, तो पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या हो गया तो डाइसैकेराइड, और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करेंगे, इसे एक एक करके हम लोग बातें करेंगे कि पहला क्या है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला पढ़ना है मोनोसैकेराइड के बारे में। यह मोनोसैकेराइड, अगर मोनोसैकेराइड का यहाँ पे अर्थ देखेंगे तो मोनो का मतलब होता है वन, और यहाँ पे सैकेराइड तो है ही, ठीक है ना, मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सैकेराइड की संख्या, सैकेराइड की संख्या क्या हो, तो सैकेराइड की संख्या जो होगा ना कि एक हो, क्या हो, तो सैकेराइड की संख्या क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनोसैकेराइड का, उसे क्या कहेंगे, तो मोनोसैकेराइड कहेंगे। अगर सैकेराइड की संख्या एक है तो यह जो मोनोसैकेराइड है यह क्या होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सबसे सरल सरल कार्बोहाइड्रेट, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो मोनोसैकेराइड होता है। कौन होता है जी, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, या सबसे छोटा कह सकते हैं कि सबसे छोटा इकाई होता है, ठीक है ना, या कह सकते हैं या यह सबसे छोटा इकाई होता है। सबसे क्या होता है, तो छोटा इकाई होता है, छोटा इकाई होता है, ठीक है ना कह सकते हैं। चलिए अब अगर देखा जाए कि मोनोसैकेराइड में क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है, तो सबसे पहला यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वह क्या है, तो मोनोसैकेराइड है। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो C6H12O6 होता है। क्या होता है जी, C6H12O6 होता है, ठीक है ना। इसमें सैकेराइड के जो अणु होते हैं वह एक होते हैं, और ये जो होता है ना जल में घुलनशील होता है। यह जल में क्या होता है, तो घुलनशील होगा। यह जल में, ऐसे तो सभी जल में घुलनशील होता है, इसके अलावा यह हमारे जो रक्त होता है ना, रक्त में यह घुलनशील होता है। यह क्या होता है, तो रक्त में घुलनशील होता है। इस बात को प्यारे दोस्त याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बताएं इस ग्लूकोज से, तो यह जो ग्लूकोज होता है यह सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी ऊर्जा देता है, जल्दी ऊर्जा देता है, जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना, सबसे जल्दी ऊर्जा यह देता है, ठीक है ना, क्विक एनर्जी यह देता है। अगर ग्लूकोज की बात करें, अगर ग्लूकोज की बात करें तो यह हमारे ब्लड में क्या होता है, तो घुलनशील होता है। और यह कहाँ से पाया जाएगा, तो प्यारे दोस्त यह फल और फ्रूट से यह पाए जाते हैं। और यहाँ तक आपको बता दें कि यह जूस में भी पाया जाता है। मतलब अगर इस ग्लूकोज के बारे में बात करें, इस ग्लूकोज के बारे में बात करें तो यह फल से प्राप्त किया जा सकते हैं, यह फ्रूट से प्राप्त किया जा सकता है, वही बात हो गया। तथा यह जूस से भी प्राप्त किए जाते हैं, जूस से भी यह क्या होते हैं, तो प्राप्त होते हैं। क्या, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये ग्लूकोज फल फ्रूट से मिल सकते हैं और जूस से भी प्राप्त होते हैं। आप सभी इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि जो यह ग्लूकोज होता है हमारा क्या होता है, यह रक्त में क्या होता है, घुलनशील होता है। और यही जो ग्लूकोज होता है यह ग्लाइकोजेन में, यही ग्लाइकोजेन में क्या होता है, यह ग्लाइकोजेन में इसे क्या किया जाता है, तो इसे शरीर के अंदर, शरीर में क्या किया जाता है, तो शरीर में इसे स्टोर करते हैं, इसे रखा जाता है। और स्टोर करने का जगह कहाँ होता है, तो आपको हम बता देंगे कि यकृत, और इसके अलावा और कहाँ है, तो मांसपेशी। जो मांसपेशी होते हैं और जो यकृत होते हैं, इन्हीं में इसे क्या किया जाता है, तो स्टोर किया जाता है। तो किस रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखिएगा, ये तो मोनोसैकेराइड्स का यह पहला एग्जाम्पल था। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज के बाद क्या होता है, तो ग्लैक्टोज होता है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो ग्लैक्टोज होगा। तो अगर फ्रुक्टोज की बात करें, या फ्रुक्टोज की बात करें, तो ये फ्रुक्टोज भी क्या होता है, यह फ्रुक्टोज जो होता है ना, ये भी क्या करता है, तो क्विकली एनर्जी देता है। इसे प्राकृतिक रूप से इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये क्या है जी,
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। यह प्राकृतिक रूप से ये क्या है, तो सबसे मीठा, सबसे क्या है, तो मीठा शर्करा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा इसका एग्जाम्पल है क्या, तो ग्लैक्टोज होता है। ये ग्लैक्टोज होता है, और यह जो ग्लैक्टोज जो होता है ना, यह कहाँ से प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है, लैक्टोज को टूटने से प्राप्त होता है, या टूटने से क्या होता है, तो प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है तभी यह क्या होता है, तो प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए, आगे इसके बारे में बात करें अगर हम लोग किसके बारे में, तो सेकेंड जो है डाइसैकेराइड होता है। यह डाइसैकेराइड के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर डाइसैकेराइड, डाई मीन्स क्या होता है जी, तो दो हो जाता है। इसमें डाई मतलब क्या होता है जी, डाई क्या हो गया, तो दो हो गया। मतलब इसमें सैकेराइड की संख्या अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें सैकेराइड की संख्या, इसमें जो सैकेराइड होता है ना, इस सैकेराइड की जो संख्या होगा, ये सैकेराइड की जो संख्या होगा वह क्या होगा, दो से अधिक होगा। जबकि 10 से इसमें क्या होता है, तो 10 से तो कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें सैकेराइड की संख्या क्या होगा, तो 2 से अधिक, लेकिन 10 से क्या होगा, तो कम हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि सुक्रोज होता है। अब ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज अगर आप पढ़े होंगे सुक्रोज के बारे में, तो ये सुक्रोज का फॉर्मेशन, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इसे क्या कहता है, टेबल शुगर कहते हैं, जिसे चीनी कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये शुगर केन से प्राप्त होता है। शुगर केन से प्राप्त किया जाता है। शुगर केन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे गन्ना को क्या कहते हैं, तो शुगर केन कहते हैं। यह गन्ना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त किया जाता है, गन्ना से। चीनी जो मिल सुने होंगे ना जी, तो चीनी मिल जो होता है वहाँ पे ये जो गन्ना से रस निकाला जाता है, और इसी रस से क्या मिलता है, तो चीनी का फॉर्मेशन किया जाता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करके, ठीक है ना। तो ये शुगर जो हो गया, यह टेबल शुगर होता है, यह शुगर केन से प्राप्त होता है, गन्ना से प्राप्त होता है। अगर आपको बताएं कि यह किससे निर्मित होता है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि यह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है ना। ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है जी, तो सुक्रोज बनता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर सुक्रोज को तोड़ा जाए तो यह ग्लूकोज और क्या देता है, तो फ्रुक्टोज देता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, तो यह लैक्टोज होता है। और यह जो लैक्टोज होता है यह कहाँ प्राप्त होता है, तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं प्यारे दोस्त। यह दूध से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह दूध से प्राप्त होता है, मतलब यह दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें तो ये जो लैक्टोज होता है, यह जब इसको तोड़ते हैं तो यह ग्लूकोज प्लस और क्या देता है, तो यह ग्लैक्टोज से बना होता है। ग्लैक्टोज से बना होता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे कि लैक्टोज का फॉर्मेशन ग्लूकोज और किससे, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। मतलब यह जो डाइसैकेराइड है, इसमें एक सैकेराइड ग्लूकोज का और दूसरा क्या होगा, तो ग्लैक्टोज का सैकेराइड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे माल्टोज हो जाता है। क्या होता है, तो माल्टोज होता है। और ये जो माल्टोज होता है ना, यह ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, तो यह ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह ड्राई फ्रूट्स में यह पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका जो निर्माण होता है ना, इसका जो निर्माण होता है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तब यह क्या बनता है, तब यह माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। तब इसका क्या निर्माण होता है, तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। अगर कंटिन्यू अगर हमारे साथ रहते हैं आप सभी, तो पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। आशा मतलब उम्मीद है कि अगर आपका साथ रहा तो हम लोग पूरे सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं, पूरा सिलेबस को पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्त, और आपका रिजल्ट पक्का होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप जरूर स्टडी व्हील चैनल से एकदम जुड़े रहें और जुड़कर लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब साइंस का जिम्मेवारी मेरा रहा, साइंस में आपको पास कराना मेरा रहा, ठीक है ना। साइंस में पास कराना यह मेरा जिम्मेवारी रहा।
तो चलिए सब लोग मिलकर सबका साथ सबका विकास करते हैं और आपका रिजल्ट आपके हाथ में रखते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब तीसरा थर्ड पढ़ लेना है। थर्ड क्या है जी, तो पॉलीसेकेराइड पढ़ना है। तीसरा सबसे लास्ट क्या है जी, तो तीसरा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का मतलब ही आप जान चुके होंगे कि पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हो गया जी, कि अगर सेकेराइड की संख्या इसमें, अगर सेकेराइड की संख्या देखा जाए कि इसमें सेकेराइड अणु की संख्या, सेकेराइड जो अणु होगा इसकी जो संख्या होगा यह कितना होगा जी, तो 10 से अधिक हो जाएगा। कितना से, 10 से क्या हो जाएगा, तो अधिक होगा। अगर 10 से अधिक अगर कहीं भी आपको सेकेराइड के अणु आपस में मिले हुए दिख रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहला जाएंगे, तो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको हम बता दें कि ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ये सबसे जटिल सेकेराइड होता है। यह जटिल सेकेराइड होते हैं, ये सबसे जटिल सेकेराइड कह दीजिए या जटिल कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हैं। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा यह बात, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहला अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो यह स्टार्च होता है। यह क्या होगा, तो स्टार्च हो जाएगा। अब स्टार्च की बात करें तो यह स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो यह प्लांट में पाया जाता है। ठीक है ना, भोजन के रूप में। किसके रूप में, तो भोजन के रूप में, या ऐसे कह सकते हैं कि संचयी भोजन के रूप में। ऐसे तो संचयी भोजन के रूप में, संचयी भोजन के रूप में यह प्राप्त होते हैं। मतलब स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड के रूप में यह क्या होता है, तो यह प्राप्त होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या होगा तो बताइएगा। ये हमारा क्या हो गया जी, तो स्टार्च हो गया। यह प्लांट में पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो यह इसका एग्जाम्पल कहाँ हो जाएगा, तो यह आलू में मिल जाएगा ये स्टार्च, गेहूं में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, गेहूं में मिल जाएगा, चावल में मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इन सभी में क्या होता है, तो यह स्टार्च पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। पॉलीसेकेराइड, चलिए दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा दूसरा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या जी, दूसरा क्या हो गया, तो सेलुलोज हो गया। ये सेलुलोज हो गया। ठीक है ना, तो ये सेलुलोज की बात करें तो यह सेलुलोज होता है प्राकृतिक में, यह प्रकृति में सबसे अधिक, ये सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक यह कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कौन, तो सेलुलोज। और यह सेलुलोज सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जी, तो सिर्फ यह प्लांट में पाए जाते हैं, मतलब पौधों में पाया जाता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक ये भी इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सेलुलोज जो होता है ना, हम लोग ह्यूमन जो होते हैं ना, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य इसे क्या नहीं कर सकता जी, मनुष्य इसे पाचन नहीं कर सकता, इसे पाचन नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे पाचन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल इसका है जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल अगर आपके मन में आ रहा होगा तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेन। ठीक है ना, चलिए अगला एग्जाम्पल क्या होगा, तो ग्लाइकोजेन। ये ग्लाइकोजेन क्या है, अभी अभी हम आपको बताएं कि ये जो ग्लाइकोजेन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन, मनुष्य का स्टार्च कहते हैं। मनुष्य का क्या कहता है, तो स्टार्च कहते हैं। मनुष्य का स्टार्च कहते हैं। ठीक है ना, जीवों का स्टार्च कहते हैं, एनिमल का स्टार्च कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ग्लूकोज जो होता है ना, यही ग्लूकोज को क्या किया जाता है, तो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जाता है और इसे स्टोर किया जाता है। जिस तरह से प्लांट स्टार्च के रूप में स्टोर करता है ना, इसी तरह से इसे भी स्टोर किया जाता है। कहाँ, तो यह लीवर में, मतलब यकृत में, और इसके अलावा मांसपेशी में, इसे मांसपेशी में भी क्या किया जाता है, तो इसे स्टोर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो अगला एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हो गया, तो काइटिन हो गया। ये जो काइटिन होता है ना, ये जो काइटिन होता है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो कीट होते हैं उनका एस्केलेटल होता है। तो कीट का एस्केलेटल, कीट का एस्केलेटल, ठीक है ना, ये स्केलेटल होता है। इसके अलावा ये जो काइटिन होता है ये कहाँ, तो ये काइटिन फंगी में पाया जाता है। आपको फंगी का जो सेल वाल होता है उसमें पाया जाता है, आप याद रखेंगे, जिसे कवक कहते हैं, कवक कहते हैं। और कवक का सेल जो वाल होता है यह किसका बना होता है, तो यह कवक का सेल वाल काइटिन का ही बना होता है। ये भी हमारा क्या है, तो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। अगर दूसरा पॉलीसेकेराइड की बात करें तो हिपेरिन नाम सुने होंगे आप सभी। ये जो हिपेरिन होता है, ये जो हिपेरिन होता है, ये हिपेरिन क्या करता है, तो ये हमारे रक्त को जमने से रोकता है। जमने से क्या करता है, तो जमने से ये क्या करता है, तो रोकता है। इस बात को आप सभी ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलीसेकेराइड हो गया। क्या हो गया, तो यह पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, नेट इतना इशू क्यों चल रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम बता देंगे थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है, इसी कारण हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि लाइव प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, लाइव प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में आपको हम बता दें कि प्रत्येक दिन जो हमारा क्लास होगा ये प्रत्येक दिन कितने बजे जी, तो कितना बजे, तो 9:15, ठीक है ना, 15 मिनट या 5 मिनट, 9:05 AM में ये प्रत्येक दिन यह क्लास चलने वाला है, ठीक है ना। ये जो NCERT है, NCERT जो है, इस NCERT को हम लोग पूरा देखने वाले हैं। और यहाँ तक SCERT, ठीक है ना, SCERT, ये दोनों हम लोग बुक देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं इन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कितने बजे, तो यह 9 बजे, 9:05 पे, ठीक है ना। कुछ 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 9:05 में आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि आज का जो क्लास है थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, नेट चेंज हो रहा है इधर उधर, लाइव क्लास नहीं हो रहा है। आप सभी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर क्लास प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद।